नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था। रुधिर को दो भागों में बांटा गया था, प्लाज्मा में और रक्त कोशिकाओं में। प्लाज्मा के लिए बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया अच्छे से, और RBC के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। तो WBC क्या होता है? WBC का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? वाइट ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है? इनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स भी WBC को बोला जाता है। ठीक है, इनका दूसरा नाम है। तो ल्यूकोसाइट्स या वाइट ब्लड कार्पसल्स। WBC की अगर संख्या की बात की जाए तो कितनी संख्या होती है? तो WBC की जो संख्या होती है वो होती है 5000 से 9000 प्रति mm³ तो 5000 से 9000 mm प्रति mm³ इनकी संख्या होती है। WBC का जो प्रमुख कार्य होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करना, यानी कि ये क्या करते हैं? रोगाणुओं को नष्ट करने का सबसे प्रमुख कार्य होता है। किसका? WBC का। ठीक है, हमारे शरीर में WBC रोगाणुओं के नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इनका निर्माण कहाँ पे होता है WBC का? तो WBC का निर्माण होता है YBM। YBM क्या होता है? पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। YBM का मतलब होता है येलो बोन मैरो या पीत अस्थि मज्जा। पीत अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो WBC का निर्माण होता है। ठीक है, इनका जो जीवन काल होता है कितना होता है? तो इनका जीवन काल होता है 2 से 5 दिन के बीच। ठीक है, तो इनके जीवन काल के बारे में अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, तो थोड़ा बहुत इसमें अंतर हो सकता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको। तो अब WBC के प्रकार के बारे में बात करें तो कितने प्रकार की होते हैं? तो WBC 2 प्रकार की होती है प्रमुख रूप से। कौन कौन से? एक होता है कणिका युक्त और एक होता है कणिका रहित। कणिका युक्त क्यों कहते हैं इसको? WBC के जो कणिका युक्त WBC होता है उसकी कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, इन कण पाए जाने के कारण इसको क्या बोला जाता है? कणिका युक्त WBC। कणिका युक्त जो WBC है ये कितने भाग होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। तो कणिका युक्त WBC में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से? एक होता है इओसिनोफिल्स, दूसरा होता है वैसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसमें? कणिका युक्त WBC में। और जो कणिका रहित WBC होती है ये कितने प्रकार की होती है? तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इनके बारे में हम लोग अभी विस्तार से देखेंगे एक एक करके अलग अलग सबको। ठीक है, तो अभी इतना देख लेते हैं कि कणिका युक्त जो WBC है उसकी 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसमें कौन कौन से? इओसिनोफिल्स, वैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कणिका रहित WBC में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। WBC का क्या होता है? WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स या इसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनकी जो संख्या होती है वो 5000 से 9000 प्रति mm³ होती है। WBC प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। इनका निर्माण पीत अस्थि मज्जा में होता है और इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 2 से 5 दिन। WBC कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती हैं, कणिका युक्त WBC और कणिका रहित WBC। कणिका युक्त WBC में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन से? इओसिनोफिल्स, वैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और कणिका रहित WBC में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अच्छा, ये जो WBC है इसका रंग क्या होता है? तो ये श्वेत रंग की होती है। ठीक है, श्वेत रंग के होने का क्या कारण है? कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ही RBC जो होती है वो क्या होती है? रेड कलर की या लाल रंग की होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या होती हैं? श्वेत रंग की होती हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग इस कणिका युक्त और कणिका रहित WBC हैं इनकी कोशिकाओं के बारे में। तो कणिका युक्त जो WBC है इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं देख लिए थे। इसमें हम लोग पहले देखेंगे पहली प्रकार की कोशिका के बारे में,
ईओसिनोफिल्स, इसके क्या क्या कार्य होते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है प्रमुख रूप से। तो इनकी जो संख्या होती है, तो संपूर्ण WBC में इनकी संख्या है 1 से 4%। ठीक है, 1 से 4% जो WBC का संख्या पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ईओसिनोफिल्स में। ठीक है, ईओसिनोफिल्स का काम क्या होता है, ये होती है संवेदनशीलता के प्रति क्या होती है, ये सक्रिय होती है। संवेदनशीलता का मतलब होता है हमारे जो वातावरण है इसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन जब होता है, ठीक है, जब जैसे ठंडी गर्मी अचानक से आ गई, बरसात हो रही है, इस तरह से क्या हो गया, ये परिवर्तन होता है, उस दौरान क्या होता है हमारे शरीर में ईओसिनोफिल्स सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है, इन्हीं की जब मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ईओसिनोफिल्स की, तो उस दौरान क्या हो जाता है, स्नोफीलिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो स्नोफीलिया नामक रोग किसके कारण से होता है, ईओसिनोफिल्स की संख्या में जब वृद्धि ज्यादा हो जाती है, या इसी को ईओसिनोफीलिया भी कहते हैं या स्नोफीलिया भी कहते हैं। तो दो चीजें हैं इसकी प्रमुख कार्य, संवेदनशीलता के प्रति सक्रिय होती है और इनके ज्यादा मात्रा में ज्यादा वृद्धि हो जाने के कारण स्नोफीलिया नामक रोग हो जाता है। दूसरे प्रकार की जो कणिका युक्त में दूसरे प्रकार की कोशिका पाई जाती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वैसोफिल्स। इसकी संख्या कितनी होती है, संपूर्ण WBC में इनकी जो मात्रा है 0.5%, 0.5% होती है। तो एलर्जी की ये क्या काम करता है, तो एलर्जी की स्थिति में क्या होता है, ये हिस्टामिन का स्रावण करता है। तो जब एलर्जी हो जाती है व्यक्ति के शरीर में, तो उस दौरान ये वैसोफिल सक्रिय होता है, ये कोशिकाएं, और ये कोशिकाओं के द्वारा क्या स्रावित होता है, हिस्टामिन का स्रावण किया जाता है। तीसरे प्रकार की कोशिका है उसके बारे में देखते हैं, तो इसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 50 से 70%। ठीक है, तो 50 से 70% इनकी संख्याएं होती हैं, और ये काम क्या करते हैं, तो ये जीवाणुओं को भक्षण करने में, ठीक है, तो जीवाणुओं को ये क्या करते हैं, नष्ट करने का इनका प्रमुख कार्य होता है। और इनकी जो संख्या होती है ये सबसे अधिक होती है। WBC में सर्वाधिक संख्या किसकी पाई जाती है, तो न्यूट्रोफिल्स की पाई जाती है। देखें अगर इसकी मात्रा को देख ले तो ये सबसे ज्यादा इसमें हो गई न्यूट्रोफिल्स, दूसरे नंबर में क्या हो गया, ईओसिनोफिल्स, फिर जाके वैसोफिल्स। ठीक है, तो ये कणिका युक्त कोशिकाओं के बारे में हो गया। फिर से देख लेते हैं, कणिका युक्त WBC में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ईओसिनोफिल्स, वैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ईओसिनोफिल्स की जो मात्रा होती है वह 1 से 4% होती है, और इसका जो प्रमुख कार्य है ये संवेदनशीलता के प्रति सक्रिय होती है। ईओसिनोफिल्स की वृद्धि से स्नोफीलिया नामक रोग हो जाता है। वैसोफिल्स की जो मात्रा होती है WBC में वो 0.5% होती है, और यह वैसोफिल्स एलर्जी की स्थिति में हिस्टामिन का स्रावण करती हैं। ठीक है, वैसोफिल्स की संख्या संपूर्ण WBC में सबसे कम होती है। अगला जो कोशिका है कणिका युक्त WBC की वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, तो यह जीवाणुओं का भक्षण करने का काम करती है, और इनकी जो संख्या होती है वो संपूर्ण WBC में सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं हम लोग कणिका रहित WBC, दूसरे प्रकार की हो गई। ठीक है, WBC 2 प्रकार की होती हैं, तो ये दूसरा प्रकार हो गया कणिका रहित। तो इसमें क्या होता है, WBC के जीव द्रव्य में इसमें क्या होता है, कणिका नहीं पाई जाती, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, कणिका रहित WBC। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, एक होता है मोनोसाइट्स और दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम क्या होता है, तो ये भ्रमण करते हुए रोगाणुओं को मारती है। ठीक है, ये क्या होता है, और दूसरा नंबर क्या है इसकी प्रमुख विशेषता, ये आकार में सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी होने के कारण क्या करती है, ये आराम से क्या होता है कोशिकाओं के अंदर ये घूमती रहती है, और घूम घूम के जो रोगाणु होते हैं या जो हमारे अंदर बैक्टीरिया या विषाणु इत्यादि हो जाते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। कौन, मोनोसाइट्स। जो दूसरा है लिम्फोसाइट्स, ये क्या काम करते हैं, तो ये एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्या है, ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, अभी थोड़ा सा बस समझ लेते हैं।
इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इतना भी जान लेते हैं, इसके बाद में फिर देखेंगे। और ये जो लिम्फोसाइट्स होता है ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, थाइमस ग्रंथि में या थाइमस ग्रंथि, इसको थाइमस या थाइमस बोलते हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में, और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थियों में होता है। ठीक है, अब इस टी लिम्फोसाइट, ये सबसे, इस लिम्फोसाइट्स में भी सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है टी लिम्फोसाइट, क्योंकि यही रोगाणुओं के लड़ने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। और जब HIV नामक रोग हो जाता है, यानी कि HIV वायरस जो होता है, उस दौरान ये वायरस क्या करता है, इस टी लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और जब ये टी लिम्फोसाइट नष्ट हो जाता है उस दौरान हमारे शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है धीरे धीरे। और जब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है तो कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया, हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में अटैक करते हैं और हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं, और हमारा जो शरीर होगा वो क्या होगा, अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में याद रखना है कि HIV जो वायरस होता है वो इसी टी लिम्फोसाइट्स को ही नष्ट करने का काम करता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कणिका रहित WBC, कणिका रहित WBC का कणिका रहित WBC में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी, एक होगा मोनोसाइट्स, दूसरा हो गया लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स कोशिका का प्रमुख काम क्या होता है, ये भ्रमण करते हुए रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है और ये आकार में सबसे बड़ी होती हैं। ठीक है, तो संपूर्ण WBC में जो आकार होता है वो सबसे बड़ा आकार किसका होता है, मोनोसाइट्स का होता है। अच्छा, इसकी संख्या के बारे में अगर बात की जाए तो इसकी जो संख्या है 2 से 6% होता है। ठीक है, संपूर्ण WBC में 2 से 6% क्या पाया जाता है, मोनोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है, ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करता है, यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाता है कुल मिला के। ठीक है, तो एंटीबॉडी के निर्माण में सबसे जो प्रमुख भूमिका निभाता है वो होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार का होता है, एक हो गया टी लिम्फोसाइट्स और एक होता है बी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण थाइमस ग्रंथि से होता है और बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण अस्थियों में होता है। HIV नामक जो वायरस होता है वो इसी टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। अब लिम्फोसाइट्स की संख्या की बात की जाए अगर, तो इसकी जो संख्या होती है वो होती है 25 से 33%। 25 से 33% इनकी संख्या पाई जाती है WBC में। अब आगे देखते हैं WBC और RBC में क्या होता है अनुपात, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न, तो इनके बारे में सिर्फ अनुपात पूछा जाता है। क्या होता है कि WBC और RBC का अनुपात, तो RBC और WBC का अनुपात होता है 600:1। ठीक है, यानी कि RBC की मात्रा सर्वाधिक होती है रक्त में। रक्त में भी क्या होता है, रक्त कोशिकाओं में, ठीक है, रक्त को 2 भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और रक्त कोशिका। रक्त कोशिका में सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो RBC की होती है। ठीक है, अब 2 शब्दावलियां हैं यहाँ पे, DLC और TLC। अब DLC और TLC क्या होता है, DLC का मतलब होता है डिफिशियंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। ठीक है, डिफिशियंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी में डिवीजन करते हैं, यानी कि WBC की जो कोशिकाएं हैं उसमें जब क्या किया जाता है, अलग अलग करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि कणिका युक्त और कणिका रहित, इनमें से जो कणिका युक्त की कोशिकाएं हो गई
ईओसिनोफिल्स, ये कितनी मात्रा पाई जाती है? 104% के आसपास पाई जाती हैं। बेसोफिल्स जो होता है इसमें कितनी मात्रा होती है? तो 0.5% होती है। न्यूट्रोफिल्स की मात्रा कितनी होती है? तो 50 से 70% के आसपास। तो ये जो डिवीजन किया गया है, जो बांटा गया है अलग अलग करके WBC की संख्याओं को, उसी को बोलते हैं DLC। ठीक है, WBC की संख्या में जब अंतर किया जाए। अब देखते हैं TLC क्या होता है। TLC का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कुल WBC की जो संख्या होती है, पूरी जो WBC की संख्या कितनी होती है? 5000 से 9000। ये जो टोटल है WBC की संख्या, इसे बोलते हैं TLC। ठीक है, तो रिपोर्ट कार्ड जब आता है मेडिकल से रक्त जांच का, उस दौरान ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपको। DLC मतलब होता है जब WBC की संख्याओं में अंतर किया जाता है, उसे DLC बोलते हैं। TLC का मतलब होता है जब कुल WBC की संख्याओं की बात की जाए, उसे TLC कहते हैं। आगे देखते हैं, ये जो 4 कोशिकाएं होती हैं WBC में, ईओसिनोफिल्स, वैसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये क्या है? ये कणिका युक्त वाली हो गई, और ये जो मोनोसाइट्स है कणिका रहित वाली, और एक लिम्फोसाइट्स भी होता है, तो उसको हटा देते हैं। ये जो 4 हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये चारों रोगाणुओं को मारने का काम करती हैं। ठीक है, ये चारों कोशिकाएं रोगाणुओं को मारने में प्रमुख भूमिका निभाती हैं, और इस रोगाणु के मारने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये सभी रोगाणुओं को मारने का काम करती हैं। इन रोगाणुओं के मारने का जो कार्य है या जो प्रक्रिया है, उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। आगे देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट और किस नाम से जाना जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स भी इन्हें कहते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य होता है वो क्या होता है? इनका प्रमुख कार्य होता है रक्त का स्कंदन करना, यानी कि रक्त को जमाने का काम करना, यानी कि उसको थक्का बनाना रक्त का। वो प्रमुख कार्य किसका होता है? ये इनका होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, तो रक्त के जो थक्का बनने का जो प्रक्रिया होती है, उस दौरान क्या होता है? जो हमारी जो कोशिकाएं होती है, जो घायल हो जाती हैं, जो बहता है रक्त, उस दौरान सबसे पहले कौन आता है उसमें? तो भूमिका होती है सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट्स। ये सबसे पहले क्या होता है? उस रक्त के पास में आता है। ठीक है, जमाने की जो प्रक्रिया है रक्त जमने की, उसमें सबसे पहले कौन आता है? थ्रोम्बोसाइट्स आता है। ठीक है, अभी देखते हैं रक्त कैसे जमता है इसके बारे में। प्लेटलेट्स की संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी होती है? 3 लाख प्रति mm³ प्लेटलेट्स की संख्या 3 लाख प्रति mm³ होती है, और इनका जो जीवन काल होता है वो होता है 4 से 5 दिन। ठीक है, तो ये हो गया प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है? यही थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स क्या करती हैं? सबसे पहले रक्त को जमाने का काम करती है, इसी को प्लेटलेट्स भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स हो गया। रक्त स्कंदन में प्रमुख काम इनका हो गया। इसके बाद जो होता है ये प्लेटलेट्स, इनकी संख्याओं कितनी होती हैं? 3 लाख प्रति mm³ होता है, और इनका जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन होता है। ये चीज़ें जान लेना है। आगे हम लोग देखते हैं रक्त कैसे जमता है उसके बारे में। तो रुधिर के जो स्कंदन की प्रक्रिया है उसको देखें तो ये क्या होती है? एक जटिल प्रक्रिया होती है रुधिर स्कंदन का। मान लेते हैं सबसे पहले एक कोशिका है, ये क्या हो गई? घायल हो गई। तो ये क्या होगा? इससे रक्त निकलने लगा। अगर ये रक्त निकलने लगा तो उस दौरान क्या हो करते हैं? जो थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स है उस क्या करते हैं? उसके द्वारा निकलता है एक ये थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है, और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है सबसे पहले क्या करता है? प्लाज्मा में जो पाया जाता है, प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते थे जो रुधिर के स्कंदन में प्रमुख सहायक थे। कौन कौन से? प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा था। तो ये क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन इस प्रोथ्राम्बिन को प्रेरित करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोथ्राम्बिन है ये आएगा, और इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम एक तत्व होता है, ये रुधिर के स्कंदन में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है कैल्शियम। ठीक है, तो प्रोथाम्बिन में क्या होगा, थाम्बोप्लास्टिन मिल गया और कैल्शियम, जब ये तीनों मिल गए आपस में तो क्या हो गया, थॉम्ब्रिन का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये जो थॉम्ब्रिन है, ये थॉम्ब्रिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को प्रेरित करेगा रक्त के स्कंदन के लिए। ठीक है, अब जब ये फाइब्रिनोजिन आएगा और फाइब्रिनोजेन में क्या मिल जाएगा, थ्रोम्बिन और कैल्शियम, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, फाइब्रिन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब ये फाइब्रिन क्या होता है, एक अघुलनशील तंतु होता है। तंतु का मतलब होता है एक जालानुमा संरचना हो जाती है। ठीक है, जब ये मिल जाते हैं आपस में, ऐसे मान लीजिए एक जाल का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये जब जाल का निर्माण हो गया तो फाइब्रिन में क्या होगा, जब रुधिर की कोशिकाएं बह रही होंगी, यानी कि जैसे रुधिर निकल रहा होगा, तो इसी फाइब्रिन में क्या हो जाएगा, वो फंस जाएगा। जब वो फंस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और फिर ये धीरे धीरे बाहर नहीं निकल पाएगा और इस दौरान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रक्त के थक्का बनना शुरू हो जाएगा और बन भी जाएगा। तो रक्त के थक्का बनने में टाइम कितना लगता है, वही लगभग 2 से 8 मिनट के आसपास लगता है सामान्य स्थिति में। ठीक है, तो मनुष्य में रक्त के थक्के बनने का जो समय हो 2 से 8 मिनट का टाइम लगता है। ये हो गया आपके रुधिर के स्कंदन की पूरी प्रक्रिया। फिर से एक बार देख लेते हैं रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया को। घायल कोशिका से रक्त का स्राव होगा। रक्त का जब स्राव होगा तो प्लेटलेट्स या जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो किसका निर्माण करेगी, वो थाम्बोप्लास्टिन का स्रावण करेगी और ये जो थाम्बोप्लास्टिन है यह प्रोथाम्बिन को प्रेरित करेगा जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये प्रोथाम्बिन और थाम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ये तीनों मिल जाएंगे जब, तो थॉम्ब्रिन का निर्माण हो जाएगा और ये थॉम्ब्रिन फाइब्रिनोजेन के निर्माण को क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन को प्रेरित करेगा रक्त के थक्का बनाने हेतु। और जब ये तीनों आपस में मिल जाएंगे, कौन, फाइब्रिनोजेन, थॉम्ब्रिन और कैल्शियम, तो फिर फाइब्रिन का निर्माण हो जाएगा। और ये फाइब्रिन क्या होता है, एक आघूलनशील तंतु होता है या जालेनुमा संरचना बन जाती है। और इसी जालेनुमा संरचना में क्या होगा, फाइब्रिन में रुधिर की कोशिकाएं जो स्रावित हो रही हैं वो फंस जाएंगी और अंततः रक्त का थक्का बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आज के बारे में, हम लोगों ने देख लिया WBC और प्लेटलेट्स के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे रुधिर वर्ग के बारे में। ठीक है, तो रुधिर वर्ग के बारे में हम लोग कल देखते हैं और इसमें क्या क्या चीजें हैं, उसकी जो प्रमुख परीक्षा उपयोगी हैं उन चीजों को देखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।